बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टेट के ओरिजिन के बारे में फर्दर स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हमने पार्ट 2 में कवर किया था, हमने जब स्टेट के ओरिजिन की बात करी थी कि स्टेट जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आया, तो हमने बोला था कि कुछ थ्योरीज आई है जो कि ये बताती है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो ये सब चीज वो थ्योरीज हमें बताती है एंड उन थ्योरीज को हमने फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज स्पेकुलेटिव थ्योरीज, सेकंड वन वाज स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज एंड थर्ड वन वाज हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरीज। तो ये हमने 3 कैटेगरीज देखी थी जिसमें हमने कुछ थ्योरीज को रखा था कि कौन सी थ्योरीज ऐसी थी जो स्पेकुलेटिव थी, काइंड ऑफ इमेजिनरी थी, ठीक है, एंड कौन सी ऐसी थी जो स्पेकुलेटिव भी थी एज वेल एज कुछ एक्चुअल थ्योरी भी थी, मतलब दोनों का मिक्सचर थी, एंड कौन सी ऐसी थी जो एक्चुअल थ्योरी थी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थ्योरी थी। तो वो सब चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नाउ हमने स्पेकुलेटिव थ्योरीज जो है दैट इज डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इन तीनों को हमने कवर कर लिया था पार्ट 2 में। सो अगर अभी तक आपने वो पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाके देख के आइए एंड फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो मैंने पार्ट 2 की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। नाउ आज हम बात करेंगे स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज के बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज है जो इस कैटेगरी में आती है? सो वो थ्योरीज है पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल, एंड इसके अलावा हम आज प्रैक्टिकल थ्योरी को भी कवर करेंगे, दैट इज द इवोल्यूशनरी थ्योरी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो अगर हम पेट्रियार्कल थ्योरी की बात करें तो पेट्रियार्कल थ्योरी क्या बोलती है? पेट्रियार्कल थ्योरी ये बोलती है दैट स्टेट इज द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और ऐसे में उसका आउटकम क्या हुआ, ऐसे में उसका रिजल्ट क्या हुआ, कौन एग्जिस्टेंस में आया? स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। एंड द फैमिली इज द ओल्डेस्ट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, और जो फैमिली है, जो परिवार है, ये सबसे पुराना ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है एंड इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में आया पेट्रियार्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो मैं एक बार रीड कर देती हूँ सो दैट आपको ये लिखा हुआ समझ में आ जाए। आई नो थोड़ा सा घिचपिच है, तो ये एक बार मैं रीड कर देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखा हुआ था दैट स्टेट इज द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड द फैमिली इज द ओल्डेस्ट ह्यूमन इंस्टीट्यूशन एंड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है दैट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द फैमिली विद द फादर, विथ है वो शॉर्ट फॉर्म में WID कर दिया है, but it is WITH, okay. So that this theory explains that the family with the father as the head of the, आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, as the head of the family led to the family expanding into the clan into the tribe into a village, then to a town and then the state. तो बेसिकली जो फैमिली है उसमें जो फादर होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो फैमिली के मुखिया होते हैं, जिससे क्या हुआ, फैमिली एक्सपांड हुई। उस जैसे जैसे फैमिली एक्सपांड हुई तो क्लेन बनना स्टार्ट हुआ, क्लेन जो है फिर ट्राइब में कन्वर्ट हुई, ट्राइब एक विलेज में कन्वर्ट हुआ, विलेज टाउन में कन्वर्ट हुआ, फिर ऐसे करके जो है स्टेट बना। तो बेसिकली कहने का मतलब जैसे कि हमने बोला था पेट्रियार्कल थ्योरी क्या बोलना चाह रही है कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के थ्रू जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सो पेट्रियार्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से स्टेट जो है हमारा एग्जिस्टेंस में आया। सो सर हेनरी मॉरी जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर थे इस थ्योरी के, उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था। एंड वैसे एक और पॉलिटिकल थिंकर थे, एंड वैसे ही अगर हम बात करें मैक लेनिन, मॉर्गन एंड जॉनकी की, तो यहाँ पे उन लोगों को ये लगता था कि जो पेट्रियार्कल फैमिली है उससे पहले आई है मैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। मैट्रियार्कल फैमिली जो है वो पहले आई है, उसके बाद आई है पेट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज में? हमने सबसे फर्स्ट थ्योरी कवर करी दैट इज द पेट्रियार्कल थ्योरी, जिसने ये बोला कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है, उससे स्टेट का जो है ओरिजिन हुआ या स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ फैमिली का, कि जो फादर होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, और धीरे धीरे उस फैमिली का जब एक्सपेंशन होता है तो वो क्लैन में कन्वर्ट हो जाती है, देन क्लैन जो है ट्राइब में, ट्राइब विलेज में, विलेज टाउन में, एंड धीरे धीरे ऐसे करके जो है स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। एंड अगर हमने जब बात करी कि कौन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर थे तो वो थे सर हेनरी मॉरी, एंड यहाँ पे मैक लेनिन, मॉर्गन एंड जॉनकी, इन्हें ये लगता था कि मैट्रियार्कल फैमिली जो है वो पहले आई है एंड देन फिर आई है पेट्रियार्कल फैमिली। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द मैट्रियार्कल थ्योरी, जो कि कौन सी कैटेगरी का पार्ट है, स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरी का।
सो मैकलेलन, मॉर्गन एंड जेंक्स, इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। जस्ट अभी हमने देखा था ऊपर ही पेट्रियार्कल थ्योरी में कि उन्होंने बोला था कि मैट्रियार्कल फैमिली पहले आई है, देन पेट्रियार्कल फैमिली। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव फैमिलीज जो हुआ करती थी वहाँ पे कोई भी कॉमन मेल हेड नहीं हुआ करता था, कोई भी आदमी मुखिया नहीं हुआ करता था फैमिली का। एंड किनशिप जो है, मतलब हमारी जो रिश्तेदारी है उसका कैसे पता लगाया जाता था? थ्रू मदर्स के थ्रू उस किनशिप का पता लगाया जाता था। सो मैट्रियार्कल फैमिली जो है वो पहले आई, देन पेट्रियार्कल फैमिली। तो इसका क्या रीजन है? बिकॉज ये चीज मैकलेलन, मॉर्गन एंड जेंक्स ने बोली थी, तो इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज पहले की जो मैरिजेस हुआ करती थी, पहले की जो शादियां हुआ करती थी, वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, दैट इज ऑफ पॉलीएंड्री। ठीक है, अब क्या होता है पॉलीएंड्री का मतलब? एक ऐसी शादी जहां पे एक गर्ल के, एक वाइफ के एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं, उससे हम कहते हैं पॉलीएंड्री। जहां पे मोर देन वन हस्बैंड हो तो दैट इज पॉलीएंड्री। एंड पहले के टाइम पे जो शादियां हुआ करती थी ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी, तो इस वजह से मैट्रियार्कल फैमिली पहले इमर्ज हुई है। ये कहना था मैकलेलन, मॉर्गन एंड जेंक्स का। ओके, सो मैट्रियार्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग मदर की डेथ के बाद जो एल्डेस्ट डॉटर होगी, मतलब जो घर की सबसे बड़ी बेटी होगी, उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट कर दी जाएगी, उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, मेल्स क्या करेंगे? वो मूव ऑन कर जाएंगे, बट जो फीमेल्स है, दैट मीन्स जो वुमेन्स है, वो उसी जगह पे रहेगी और क्या करेगी? पूरी अपनी फैमिली को रेस करेगी, बड़ा करेगी, पाल पोस के बड़ा करेगी। ठीक है, सो इस वजह से जो एल्डेस्ट वुमन होगी फैमिली में, वो क्या बन जाएगी? हेड बन जाएगी और सारे डिसीजंस लेगी। बट धीरे धीरे बाद में एक और कॉन्सेप्ट आया, दैट इज ऑफ मोनोगैमी, दैट मीन्स वन मैरिज। ठीक है, एंड इस वजह से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? लोगों ने एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, जहां पे मेल ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और मैट्रियार्कल सिस्टम जो था वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने सेटल होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया और ऐसे में मेल जो है वो डोमिनेट करने लग गए और ऐसे में जो मैट्रियार्कल सिस्टम है वो एक एंड पे आ गया। दैट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी मैट्रियार्कल थ्योरी। तो हमने स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज में पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज को कवर किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी। तो इसमें हमने देखा था कौन सी थ्योरी आती है, दैट इज द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी, वो कवर होती है हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल थ्योरी के अंदर। सो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या बोला गया, जिसको वाइडली एक्सेप्ट करा गया, बिकॉज हमने देखा था जो स्पेकुलेटिव थ्योरीज थी कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, एंड जितनी भी प्रैक्टिकल या जो लॉजिकल साउंड कर रही थी थ्योरीज उनको एक्सेप्ट करा गया था। तो क्या बोला गया था हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी में, वो चीज अब हम डिस्कस करते हैं। सो हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी में ये बोला गया कि स्टेट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है नेचुरल ग्रोथ का। दैट मीन्स स्टेट में नेचुरल ग्रोथ होती रहेगी और ये स्टेट जो है ये ओरिजिनेट भी इस वजह से हुआ है, एग्जिस्टेंस में भी इस वजह से आया है ताकि मैन की नीड्स को फुलफिल कर सके। मैन से मतलब ओनली मेल सेक्शन से नहीं है, दैट मीन्स इंसान से मतलब है, एक ह्यूमन बीइंग से मतलब है। तो ये जो स्टेट है वो ओरिजिनेट भी इस वजह से हुआ है ताकि इंसानों की जितनी भी नीड्स है, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनको फुलफिल किया जा सके। एंड ये स्टेट जो है आगे अगर कंटिन्यू भी कर रहा है, आगे अगर चल भी रहा है, तो इसी वजह से चल रहा है ताकि इंसान की लाइफ जो है उसको कंप्लीट बना सके और सफिशिएंट लाइफ बना सके। एंड इसी वजह से वो ओरिजिनेट भी हुआ था, सो दैट उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो अगर हम आज के टाइम पे अगर एक ऐसी थ्योरी की बात करें जो कि सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी और सबसे कन्विंसिंग थ्योरी है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ उसके रिगार्डिंग, तो वो थ्योरी कंसिडर की जाती है हिस्टोरिकल या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी को कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द प्रैक्टिकल और कन्विंसिंग थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि स्टेट जो है ये किसका रिजल्ट है? ग्रोथ का। धीरे धीरे स्टेट में ग्रोथ हुई तो धीरे धीरे हमारा स्टेट जो है ओरिजिन में आया। ठीक है, एकदम स्लो और स्टडी इवोल्यूशन हुआ एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इस वजह से हमारे स्टेट ने क्या करा, एक फॉर्म लिया कॉम्प्लेक्स मॉडर्न स्टेट का। तो ये चीज एक्सप्लेन करती है कौन सी थ्योरी? द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी।
क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहा कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हमको देखने मिली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमको एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते कि स्टेट कब जो है एग्जिस्टेंस में आया होगा, बट हमने कहा कि एक लंबा प्रोसेस था, इस वजह से बहुत कहना मुश्किल होगा कि स्टेट एक्चुअली में कब एग्जिस्टेंस में आया। एंड जब ये स्टेट इमर्ज हुआ होगा, इस पर बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा होगा। 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे कंसिडर किए जाते हैं जिसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्टेट के इवोल्यूशन में। क्या वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इसके इवोल्यूशन में, स्टेट के इवोल्यूशन में? तो वो 5 फैक्टर्स है किनशिप, रिलीजियन, प्रॉपर्टी एंड डिफेंस, फोर्स एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो ये 5 फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये 5 फैक्टर्स, वो चीज़। तो किनशिप की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशंस ऑफ फैमिली क्या करती है, लोगों को साथ में रखती है, लोगों को साथ में बांध के रखती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो एल्डेस्ट होता है फैमिली में, जो सबसे बड़ा होता है, वो डिसीजंस लेने स्टार्ट कर देता है, वो रूल्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस फैमिली का जो है एक्सपेंशन होता है, जिससे क्लैंस का इमर्जेंस होता है, फिर ट्राइब्स आती है, फिर विलेजेस, टाउन, सिटीज, देन फिर स्टेट जो है वो फॉर्म होता है। एंड ये जो पेट्रियार्कल है, दैट मीन्स जो फैमिली में सबसे बड़े हैं, जो एल्डेस्ट है फैमिली में, उनको क्या मिलती है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है एंड उनको ओबे किया जाता है। दैट मीन्स अगर वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी रूल बनाते हैं, तो ऐसे में उनके रूल को रिस्पेक्ट करना या उनकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करना या उनकी डिसीजन को ओबे करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द यंग वंस इन द फैमिली। जितने भी छोटे लोग हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो सबसे एल्डेस्ट को या उनसे जितने भी एल्डेस्ट है उन्हें रिस्पेक्ट करे, उन्हें ओबे करे। तो दैट इज किनशिप। एंड वैसे ही सेकंड फैक्टर आता है हमारा रिलीजन। दैट मीन्स किनशिप और रिलीजन जो है साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, मतलब दोनों साथ साथ में चलते हैं। एंड ऐसे में ये दोनों क्या करते हैं, फैमिलीज को साथ में रखने का काम करते हैं। कौन? किनशिप एंड रिलीजन, ठीक है। जितने भी प्रिमिटिव रिलीजन्स हुआ करते थे पुराने, अगर हम धर्म की बात करें तो वो इसी चीज पे बेस थे कि हमें क्या करना है, एंसेस्टर्स को वर्शिप करना है। दैट मीन्स हमारे जो पूर्वज है हमें उनकी पूजा करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करती है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करती है फैमिली की बॉन्ड्स को, कि लोगों में कितनी बॉन्डिंग है उस चीज को स्ट्रेंथन करने का काम करती है ये सब चीजें। तो क्या क्या चीज, किनशिप, रिलीजियन, ये सब चीज। थर्ड फैक्टर आता है प्रॉपर्टी एंड डिफेंस। प्रॉपर्टी मतलब होता है कहीं ना कहीं अर्निंग, कि कितना कौन अर्न कर रहा है, दैट इज अर्निंग। और उसका जो भी अर्न करा हुआ है उसका डिफेंस, मतलब उसकी सेफ्टी भी जो है, ये सब मिलके फैमिलीज को साथ में रखती है और एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने में हेल्प करती है। एंड वैसे ही फोर्थ फैक्टर आता है फोर्स। दैट मीन्स जितनी भी वॉर्स होती है और उसमें जितने भी जीती हुई चीज़ें होती है, ये क्या हेल्प करती है, मोल्ड करने में हेल्प करती है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मोल्ड करने में हेल्प करती है। और इसमें हमको एक लीडर का इमरजेंस देखने को मिलता है कि कौन लीड कर सकता है अच्छे से। तो ये सब चीज़ें। नाउ लास्ट पॉइंट हमारा आता है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स अगर हम जागरूक है, कॉन्शियस है अबाउट द प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब से रिलेटेड अगर हम जागरूक है, कॉन्शियस है, तो इससे हमको जो है चीज़ों को रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। जैसा कि हमने इस थ्योरी का नाम पढ़ा, दैट इज द इवोल्यूशन थ्योरी। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट को जो है बहुत सारे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन से जाना पड़ा होगा, तब जाके स्टेट एग्जिस्टेंस में आया होगा। तो क्या क्या स्टेजेस थे, सबसे पहले ट्राइबल स्टेट बना होगा, देन ओरिएंटल एम्पायर, देन फेडरल स्टेट, देन मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है। सो नाउ अगर हम स्टेट के फ्यूचर की बात करें तो ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, ये अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अभी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म जो है इसको रिप्लेस कर दिया जा रहा है बाय इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। तो जो स्टेट के फंक्शंस है ये भी धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कंट्रीज की जो डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमको देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट के फंक्शंस है वो भी कहीं ना कहीं सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे जितनी भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, मे भी हो सकता है फ्यूचर में वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करें, मतलब वो एक वर्ल्ड एम्पायर की बात करें, कि दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड का एक एम्पायर, एक गवर्नमेंट में भी इस चीज की बात करें। तो ये सब चीज हम देखते हैं स्टेट के फ्यूचर में कि कैसे हमारा स्टेट धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है, कैसे उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, कैसे वो हर एक स्टेज जो है वो पार करता जा रहा है।
ओके, सो दैट वाज इट। आई होप आपको ये जो टॉपिक है स्टेट, ये क्लियर हुआ होगा। बट फिर भी इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट रहता है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड ऑल्सो प्लीज अपने फीडबैक्स देते रहिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या क्या चीज़ आपको इस टॉपिक में जो है अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ में आई, या फिर किस चीज़ में मेरे को और इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो सब चीज़ की फीडबैक्स मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ओके, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and press that bell icon to get notified. Okay, so yeah, bye bye, take care.